नमस्कार साथियों टेकी सर्च यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, लगातार काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में आपको बताया जाए, उसके क्या रूल्स हैं, नया फॉर्म क्या है और कैसे ये मिलेगा। साथ ही इस पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा ताकि आपकी वीडियो के बाद में कितनी कैपेबिलिटी बनी है, कितनी नॉलेज बन गई है, वो आप बता पाएँ। और आने वाले जो प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की जो पोस्ट हैं उनके लिए भी आपकी तैयारी हो जाए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप प्लीज़ उनके आंसर देना ना भूलें। ये वीडियो बनाने का यही कारण है कि अब पूरा सेशन ख़त्म हो गया है और इस सेशन के जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के फॉर्म है वो अब जमा करने होंगे आपके ऑफिस में। कुछ ने जमा कर दिए होंगे, कुछ अभी जमा करने की सोच रहे होंगे। तो क्या लिखवाना है स्कूल से, क्या नहीं लिखवाना, वो सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो साथियों, पहले जो था एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हम करते थे उसके अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्म भरने होते थे, फीस रिसिप्ट देनी पड़ती थी और यूनिफॉर्म की रिसिप्ट देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये नया जो सर्कुलर है वो आ गया था हमारा 16 जुलाई 2018 में और 17 से ये लागू कर दिया गया था। तो ये कंसोलिडेट है, इसमें हॉस्टल सब्सिडी का और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। तो ये पूरा का पूरा बताया जाएगा कि 7th पे कमीशन में क्या क्या रूल्स यहाँ पे लागू किए गए। तो वीडियो पूरी की पूरी देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पिछला जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और उसको करने में थोड़ी मुश्किलें जो आती थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको कंसोलिडेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है और पिछले सारे के सारे जो भी थे यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए थे और ये नई आ गई हैं। अब एक मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको केवल और केवल यहाँ आपका क्या क्या रूल्स हैं, किसके लिए आप दे सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको शो नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 बच्चों के लिए रिम्बर्समेंट हो गया है। आप जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल सब्सिडी है वो 2 बच्चों के लिए ये होगा, जो कि बड़े बच्चे होंगे, जो भी 2 एल्डेस्ट सर्वाइंग जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए होंगे। और अगर एक्सेप्शनल केस है, अगर सेकंड टाइम से ट्विंस हो जाते हैं या मल्टीपल बर्थ हो जाती है उनके लिए, या फिर स्टेरिलाइजेशन फेलियर हो जाता है, तो एक बार में उसको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो 2 बच्चों के अलावा भी ये एक फेलियर की एक नई इसमें बात है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब कितना मिलेगा, ये कितना मिलने वाला है, 2250 रुपये। 2250 रुपये लगभग ये 27 हज़ार आपके मिल जाएंगे। 2 बच्चों के आपके 54 हज़ार मिल जाते हैं। 54 हज़ार 2 स्टूडेंट के हमें मिल जाते हैं। इस पे TDS भी कटता है, ये टैक्सेबल ये अलाउंस है। तो आपका इसमें जो TDS आपकी एज पर आपकी जो इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंग ये आपका होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अब ये ध्यान से आपने देखना है कि एक तो सर्टिफिकेट है, उसका मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा। वो फॉर्मेट आपने जो स्कूल का हेड है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है उससे लिखवा लें आप। सबसे पहली बात तो ये तो 1 नंबर हो गया, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से लिखवा लें। अब दूसरा क्या है, हमें एक आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल की, जैसे अभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके और ये जमा करा दे। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ी रिसिप्ट, ये तीसरा है। जो फ़ी रिसिप्ट है उनको आपने सेल्फ अटेस्ट करना है और ये आपकी चाहे आपकी ई रिसिप्ट हो या आपकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट हैं वो हों, तो आपकी ऑनलाइन की रिसिप्ट भी इसमें मानी जाएगी और उनको भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो फ़ी रिसिप्ट आप करोगे वो पूरे के पूरे आपने 12 महीने की या टोटल आपने 12 महीने की आपने इसमें शो करनी है। पूरा एकेडमिक ईयर जो है हमारा 12th मंथ का वो पूरा सेशन होना ज़रूरी है। तो इन सभी में आपके लिए सबसे आसान है रिपोर्ट कार्ड की कॉपी जमा कराना। ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चे का पास या फेल का कोई भी मतलब नहीं होता। बच्चा अगर रिपीटर भी है तो भी उसको ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आ जाते हैं हॉस्टल सब्सिडी के लिए।
हॉस्टल सब्सिडी कितनी मिलेगी? हॉस्टल सब्सिडी के लिए 6,750 रुपये मैक्सिमम मिल जाता है और ये क्लेम आपका करना पड़ेगा हॉस्टल सब्सिडी के लिए एक एकेडमिक ईयर में। तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो भी है वो अपने इंस्टीट्यूशन से लिखवा के लाएगा, पहला। अब दूसरा और में क्या होगा, उसमें सारी डिटेल होगी, या फिर आपने ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट जमा करानी है, ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट और सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर दोनों ही ये 2 नंबर में आएंगे। मतलब यहाँ जो हमने नॉर्मल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तरह यहाँ पर हम या तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से लिखवा के ला सकते हैं, या फिर हम रिपोर्ट कार्ड और जो रिसिप्ट्स हैं हमारी वो हम दोनों मिला के यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका ध्यान रखना है, इसमें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात है हमारा जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिव्यांग बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है और कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जस्ट डबल हो जाता है, दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डबल हो जाता है और ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कब ये बढ़ेगा, क्या हमेशा इतना ही रहेगा? तो 7th पे कमीशन में इसको बढ़ाया जा सकता है कि अगर आपका जो डीए है या डियरेंस अलाउंस है वो 50% हो जाए, ठीक है, 50% जो है, तो ये आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो 25% तक इंक्रीज हो जाएगा। साथियों ये आपने ध्यान रखना है कि हमारा अभी कितना चल रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने प्रतिशत अभी डीए चल रहा है और कब तक ये हो सकता है हमारा कि ये 25% इंक्रीज हो जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दूसरी बात है अगर हमारा स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो क्या वो भी ले सकता है? दोस्तों ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी, स्पाउस में से दोनों में से कोई भी एक ले सकता है इसको, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हॉस्टल सब्सिडी फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीशन में मिलेगी। कंप्लीशन मतलब 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है तो वो 2021 का जो एंड है, मतलब 2021 अप्रैल में हम उसको क्लेम कर सकते हैं। अप्रैल के बाद में हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको क्लेम कर सकते हैं। वो जैसा भी ऑफिस का आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल सब्सिडी के लिए एक और इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है कि 50 किलोमीटर दूर आपका रेजिडेंशियल होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका 50 किलोमीटर घर से दूर होना चाहिए, तभी क्लेम हो सकता है, अदरवाइज़ ये क्लेम नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ का बहुत सारे उनको ध्यान नहीं रहता है। और अब जैसा मैंने बताया कि इसमें परफॉर्मेंस का कोई भी विशेष रूप नहीं होता, परफॉर्मेंस का कुछ नहीं है। बच्चे को अगर रिपीटर भी है तो भी उसको हम ये मिलेगा। और जो इसकी एज लिमिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एज लिमिटेड कितनी है। अब दूसरी बात है, इसमें एक और स्पेशल बात है कि क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, जैसे बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है और उसने स्कूल में 4th क्लास पास कर ली। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दोबारा से 4th क्लास करे और उसका नाम दूसरे स्कूल में लिखवा देते हैं 4th क्लास में ही। तो ऐसी कंडीशन में 4th क्लास में दोबारा से नहीं मिलेगी। हाँ, रिपीटर्स को मिल सकती हैं अगर वो फेल हो जाता है 3rd में और वो फिर दोबारा से रिपीट करता है तो उस कंडीशन में तो मिल जाएगी, लेकिन बच्चे को ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसको यहाँ पर रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। अब ये जो है आपको वाइफ अगर यहाँ पर डाइज हो जाता है, अगर वो मान लीजिए यहाँ पर कोई जो एम्प्लॉय है वो गुजर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसको मिल जाएगा अगर उसके जो स्पाउस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, एटोनमस बॉडी, PSU आदि, इसमें अगर वो वर्क कर रही है तो उसको नहीं मिलेगा। अदरवाइज उसको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर वो वर्किंग कर रहा था उसको वहाँ पर मिल जाएगा, उसका डेथ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसके करने के बाद में। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम आते रहते हैं और इस तरह के नए नए रूल्स इसमें जुड़ते रहते हैं, लेकिन अभी तक के ये रूल्स हैं
और वहाँ पर उनको अपने करने पड़ेंगे रेगुलेट अदर कंडीशन। अब यहाँ पर इसकी एज की लिमिट क्या है, हमारी एज लिमिट है 22 साल है दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों के लिए 22 साल है और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 20 साल है और 12वीं क्लास के लिए पास के लिए भी है, 12वीं क्लास पास के लिए भी है। अब यहाँ एक और बात हमारी रह गई थी कि रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिमूवल ऑफ फ्रॉम सर्विस, इन तीनों ही चारों कंडीशन में ही उसको मिल जाएगा। ठीक है, उनको वहीं पर मिलेगा, एकेडमिक ईयर के एंड तक उसको वहाँ पर उसको क्लेम करना पड़ेगा और वहाँ पर उसको मिल जाएगा एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। तो ये ध्यान रखना है, उसी एकेडमिक ईयर में वहाँ पर उसको करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि डिसमिसल या रिमूवल पर भी मिलता है, डिस्चार्ज पर भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद में भी मिलता है। अब हम एज लिमिट के बारे में हमने बात की है 22 साल तक और 20 साल तक, और मिनिमम और क्लास है 12th। जो भी हमारी अर्लियर हो जाए, यानी कि 12वीं क्लास पास हो जाए, मान लो 17 साल की, तो भी उसको वहाँ तक मिल जाएगा। अब जो है नर्सरी से 12th क्लास तक का ध्यान रखना, नर्सरी से 12th क्लास तक, और मिनिमम एज नहीं है यहाँ पे। अगर नर्सरी का में तीसरी क्लास 3 साल का बच्चा आ जाता है तो मिनिमम एज यहाँ पर नहीं है, मिनिमम एज यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना आपने कि मैक्सिमम तो है इसमें एज, लेकिन मिनिमम नहीं है यहाँ पे। अब रिम्बर्समेंट जो नर्सरी से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं बड़े ही ध्यान से आपने देखने हैं। अब डिस्टेंस या कोरस्पोंडेंस के छात्रों को भी ये मिलेगा, इसका आपने ध्यान रखना है कि जो केस है ये बहुत, जो ओपन स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपने बड़ा ही ध्यान से समझना है। तो अगर यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को क्या मिलेगा, यहाँ एक कंडीशन है। अगर बच्चा 10वीं के बाद में सीधा पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता है, ITI में ले लेता है, तो उस कंडीशन में लेगा, लेकिन उसने क्या होना चाहिए, 11th और 12th नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 11th और 12th में नॉट बी ग्रांटेड CEA हॉस्टल सब्सिडी इन रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड फॉर स्टडीज 11th एंड 12th। मतलब कुल मिला के बात है कि उसको जो भी क्लासेस अलॉट की हैं नर्सरी से लेके और 12वीं तक की, उन क्लासेस में ही उसको एडमिसेबल होगा। और पॉलिटेक्निक और ITI इंजीनियरिंग के लिए भी वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर 11th और 12th को उसमें क्लासेस के लिए उसको नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे ये क्लियर करने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे ITI करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारा एफिलिएशन उसका ज़रूर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो ये एफिलिएशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आदि से हो सकता है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों के लिए है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे रिकॉग्नाइज या नॉट रिकॉग्नाइज भी हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वहाँ पर उनके नाम से वो चल जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है इस बात के लिए। ठीक है, एक बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में आपको पता है कि भूटान और नेपाल से काफ़ी लोग वर्क करते हैं, अगर उनके बच्चे वहाँ पर अपने गांव में पढ़ रहे हैं, नेपाल या भूटान में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी यस है। वो अगर नेपाल और उसमें पढ़ रहे हैं तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए वहाँ के बोर्ड के अकॉर्डिंग, और उनको भी यहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। क्वेश्चंस में भी कई बार ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिसेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ही इज ऑन ड्यूटी और अंडर सस्पेंशन और ऑन लीव। तो ये सारे की सारी लीव पर भी हो, सस्पेंशन पर हो, तो भी उसको मिलेंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। लेकिन अगर वो डाइज नॉन पर है, डाइज नॉन पर है, तब उसको नॉन एलिजिबल रहेगा, तो तब उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये सारा सर्कुलर 1 जुलाई 2017 से माना गया है। तो
अब मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ इसमें ही। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी के लिए आपका यहाँ पर आपका एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, नेम, एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, डेजिग्नेशन, स्पाउस का नाम आपका आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ में से कहाँ पर काम करते हैं वो, उसका जो स्पाउस है वो कहाँ पर काम करते हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल का नाम, अमाउंट कितना क्लेम कर रहे हैं यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। डिसेबल के लिए है या नहीं है, तो ये डिसेबल के लिए आपने देखना है, उसको टिक कर देना है, ठीक है। वेदर द सर्टिफिकेट कन्फर्म दैट द चाइल्ड स्टडी इन द स्कूल ड्यूरिंग प्रीवियस एकेडमिक ईयर फ्रॉम हेड द इंस्टीट्यूशन, यस या नो कर सकते हैं फॉर हॉस्टल सब्सिडी के लिए। ये यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा ये आपको सर्टिफिकेट है, ये पूरा का पूरा आप करें और नाम करें और मैं साइन इसमें आपने कर देने हैं। तो स्पाउस की भी डिक्लेरेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे आपने साइन आपने कर देने हैं अपने साइन। अब जो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन से लिखवा के लाना है वो यहाँ पर है, ये इसमें सीधा एडमिशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही है, एकेडमिक ईयर आ जाएगा और हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी आ जाएगा। इसमें इसी में हॉस्टल सब्सिडी के ले रहे हैं तो इसी में फ़ीस की डिटेल आ जाएगी और हॉस्टल का भी खर्चा इसी में आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर आएगा इसमें, और यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पर साइन करेगा और सील लगाना ज़रूर है, यहाँ पे आप ना भूले। अगर नॉर्मल करा रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक ऑफ आ जाएगा हमारा यहाँ पे हॉस्टल सब्सिडी के लिए। तो ये इसका फॉर्म था। तो अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। इसमें क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाइए, आप क्वेश्चन नंबर नोट करके और फिर है ना यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। आप दोबारा सुन करके प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें ताकि कमेंट में आपका पता चले। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक छात्र पर कितना मिलता है, कितना मिलता है भैया, कितना मिलता है ये आपने बताना है। इसका अमाउंट कितना है, अमाउंट आपने बताना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अमाउंट कितना मिलता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीए के कितने प्रतिशत बढ़ने पर, डीए जो हमारा बढ़ेगा कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तब हमारा जो है डीए के कितने प्रतिशत बढ़ने पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब CEA कितना इंक्रीज होगा। डीए तो 50% मैंने बताया आपको, 50% बढ़ने पर CA कितना बढ़ेगा ये आपने आंसर देना है, CA कितना उसमें इंक्रीज होगा। तो ये आपने आंसर ज़रूर देने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हॉस्टल सब्सिडी लेने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल की एम्प्लॉय के घर से कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। डिस्टेंस आपने बताना, घर से होम टू स्कूल का डिस्टेंस कितना, थर्ड क्वेश्चन आपने बताना है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, बच्चा अगर फेल हो जाता है तो क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यस या नो में आपने आंसर देना है। अगर बच्चा फेल हो जाता है किसी क्लास में, क्या उसको ये अलाउंस मिलेगा। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर ज़रूर लिखें, शेयर ज़रूर कर दें। किस उम्र के बच्चों को, जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको किस उम्र के बच्चों को CEA मिलता है, मैक्सिमम एज नॉर्मल बच्चों के लिए, नॉर्मल दिव्यांग के लिए नहीं है ये, नॉर्मल बच्चों के लिए किस उम्र तक आपका मिल सकता है। आपका छठा क्वेश्चन आ गया है, क्या रिमूवल ऑफ सर्विस पर भी CEA मिलता है। रिमूवल ऑफ सर्विस क्या मिलता है, इस पे रिमूवल ऑफ सर्विस पे मिलता है, ये आपने आंसर बताना है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, अगर छात्र को जो कोरस्पोंडेंस या डिस्टेंस से पढ़ता है तो उसको CEA कितना मिलेगा, CEA कितना मिलेगा अगर कोरस्पोंडेंस से वो जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोरस्पोंडेंस या डिस्टेंस से वो पढ़ रहा है, 10वीं 11वीं 12वीं आदि पढ़ता है, तो उसको कितना CEA मिलेगा। अब 8th क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का नागरिक है और भारत में केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो उसके जो बच्चे हैं नेपाल में पढ़ रहे हैं
किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में, तो उसको CEA मिलेगा या नहीं मिलेगा। CEA नेपाल का जो सिटीजन है उसको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने यस या नो बताना है। अब नौवां जो क्वेश्चन है दिव्यांग के लिए, नौवां क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों को किस एज तक CEA प्राप्त होगा। दिव्यांग की एज क्या है भैया इसमें प्राप्त होने की। और 10वां जो क्वेश्चन है हमारा, CEA क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना है, एक डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख दीजिए या जो बताए हैं वो सारे आपने बताने हैं इसमें। तो साथियों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, आपका साथ बना रहे। और इस तरह की वीडियो अब बनाएंगे हम, इसलिए अपने साथियों को इससे जोड़ दें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें मिलते रहेंगे आपको, इस तरह के जो OMs आते रहते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दें जैसा आपको लगे। थैंक यू।